19 जून 2020 यानी आज। आज का पहला प्रश्न देखने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, प्रत्येक दिन मैं वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछता हूं जो जेएसएससी एवं जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें तथा उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग को आसान बनाने हेतु अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चैम्बर नामक यंत्र किस संस्थान द्वारा बनाया गया? ऑप्शन है फ्रेंड्स, बीआईटी मेसरा, आईएसएम धनबाद जिसे आईआईटी धनबाद भी कहते हैं, आईआईएम रांची और ए एवं बी दोनों के द्वारा। तो ऑप्शन है ये। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है आईएसएम धनबाद के द्वारा, यानी आईएसएम धनबाद के द्वारा बनाया गया अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चैम्बर। और आपको बता दूं आईएसएम धनबाद कोविड-19 के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। झारखंड सरकार को काफ़ी इससे मदद मिल रहा है। आगे चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन चैम्बर इन्फेक्टेड कपड़ों और औजारों पर 200 से 280 नैनोमीटर वेवलेंथ वाली अल्ट्रावायलेट किरणें छोड़ी जाती है और कुछ सेकंड में इन कपड़ों और औजारों की सतह पर मौजूद किसी भी प्रकार का वायरस या बैक्टीरिया खत्म होकर मर जाती है। इस तरह चैम्बर में रखा हर सामान पूरी तरह डिसइंफेक्ट हो जाता है। तो यह काफ़ी अच्छा यंत्र है। चलिए इसका दूसरा पॉइंट देखते हैं कि इसके अलावा आईएसएम धनबाद के द्वारा ही एक ऐसा वेंटिलेटर बनाया गया जिसका एक समय में 4 लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। सबों को पता है कि देश में वेंटिलेटर की कमी है और इस तरह का खोज काफ़ी सराहनीय है। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। यह संस्थान नैनो टेक्नोलॉजी पर भी आधारित हाइड्रोफोबिक कोटिंग तैयार की है। इससे कपड़ों के साथ हर प्रकार की सतह को वायरस प्रूफ बनाया जा सकता है। यह एक ऐसा नैनो टेक्नोलॉजी है जिसके द्वारा कपड़ों के साथ साथ हर प्रकार के सतह को वायरस प्रूफ बनाया जा सकता है। मीन्स उस पर वायरस का असर नहीं होगा। चलिए जब आईएसएम धनबाद का बात हो गया तो हाल ही में एक न्यूज़ था जिसे हम रिवाइज कर लेते हैं, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के रूप में। तो आपको बता दूं आईएसएम धनबाद को जो एनआईआरएफ द्वारा जारी शैक्षणिक संस्थाओं की रैंकिंग में, एनआईआरएफ का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क, एक शैक्षणिक संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई थी जिसमें झारखंड के 2 संस्थान शामिल थे। तो उसमें से पहला संस्थान था आईएसएम धनबाद जिसे 22वां स्थान मिला था और दूसरा संस्थान था बीआईटी मेसरा जिसे 85th रैंक मिला था। तो ये दोनों बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अब बात हो गया धनबाद का, तो जिलों से संबंधित प्रश्न जेएसएससी तो पूछता ही पूछता है। तो चलिए धनबाद के बारे में फास्टली देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं धनबाद का गठन हुआ था 24 अक्टूबर 1956 को। यह उत्तरी छोटा नागपुर का एक जिला है, ठीक है। इसके अलावा बता दूं इस जिले का लिंगानुपात है 906, जो झारखंड में सबसे कम लिंगानुपात है। जनसंख्या घनत्व यहाँ का है 1316 और यह पूरे राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला भी है। और कितना है? 1316, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बराकर, गोबाई और दामोदर यह तीनों प्रमुख नदियां हैं जो धनबाद से होकर बहती हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है कि नदी का नाम दे दिया जाता है और 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि क्या बताइए किस जिले से होकर यह नदी बहती है या नहीं बहती। इस प्रकार का वो प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरह आगे प्रश्न यह हो सकता है कि तोपचाची झील, तेतुलिया जलकुंड, झरियागढ़ महल यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल है, तो इनसे भी प्रश्न बनता है। इसके अलावा आप सभी जानते हैं धनबाद को कोल कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, इसे भी ध्यान रखिए। और बता दूं 1928 से 1956 तक यह मानभूम डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था धनबाद। बाद में 1956 में 24 अक्टूबर 1956 को यह नए जिले के रूप में बना, ठीक है। तो जिलों का गठन वगैरह भी आप याद रखिए। फ्रेंड्स इस वीडियो का यदि आप पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए और डेली मॉर्निंग 5 AM को पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया जाता है, तो उसका भी लाभ उठाइए, ठीक है। आज का दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स, सालाना कितना आय पर अब व्यापारियों को भी प्रोफेशनल टैक्स देनी होगी? ऑप्शन है 2.5 लाख से अधिक, 5 लाख से अधिक, 7.5 लाख से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर कितना है? 5 लाख से यदि आपका आय ज़्यादा है तो आपको प्रोफेशनल टैक्स पे करना होगा। पहले क्या होता था कि प्रोफेशनल जो जॉब में है उन्हें ही ये पे करना होता था, लेकिन अब हर वो व्यक्ति को पे करना होगा जिसका 5 लाख से ज़्यादा आय है, ठीक है। चलिए देखते हैं। झारखंड कैबिनेट ने प्रोफेशनल टैक्स वसूली के लिए 2011 में बनाए गए नियम में संशोधित करते हुए व्यापारियों को भी इस दायरे में शामिल किया है। 5 से 10 लाख वालों को सालाना 1000 टैक्स देना होगा, 10 से
25 लाख वालों को सालाना 1500 टैक्स देना होगा और 25 से 40 लाख कमाने वालों को सालाना 2000 टैक्स देना होगा। इसके अलावा बता दूं, इस पहल से सरकार को प्रत्येक वर्ष 30 करोड़ का राजस्व मिलने वाला है। फ्रेंड्स, एक्चुअली हुआ क्या है कि कोविड-19 की वजह से हमारा अर्थव्यवस्था थोड़ा डगमगा गया, तो उसे ही मेंटेन करने के लिए इस तरह की योजनाएं या इस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही है। इसके अलावा आपको बता दूं, जो महिलाओं को 1 रुपये में रजिस्ट्री होती थी ज़मीन, उसे भी बंद कर दिया गया, उससे भी राजस्व का लाभ झारखंड गवर्नमेंट को हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि वन भूमि खनन पर सेस टैक्स जो होता है वह लगा दिया गया है, जिसे कोविड-19 सेस कहा जा रहा है। तो इसे याद रखिए कि वन भूमि खनन पर जो सेस लगा है उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसका नाम है कोविड-19 सेस। एक प्रकार का यह टैक्स है। इससे सरकार को 600 करोड़ की अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। चलिए, तो अब बता दूं, फाइनेंशियल बात हो गए हैं, तो आपको बता दूं झारखंड के आपको मैं बता दूं झारखंड के वित्त मंत्री कौन है। तो झारखंड के वित्त मंत्री कौन? रामेश्वर उरांव। मैं डेली आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मंत्रिमंडल याद करवाने का, तो इसे भी याद रखिए। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो आलमगीर आलम है। और वित्त मंत्री कौन है? रामेश्वर उरांव है। और कृषि मंत्री कौन है? तो बादल पत्रलेख है। ये 3-4 हैं जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, धीरे धीरे मैं एक एक करके ऐड करते जाऊँगा, इससे आपको सारे याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। मीन्स अभी हाल फिलहाल अगर कोई एग्ज़ाम होगा तो वह होगा जेएसएससी सीजीएल। तो उसका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जेएसएससी सीजीएल पीटी में 120 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें से सामान्य ज्ञान के 30 प्रश्न होते हैं, सामान्य विज्ञान के 20 प्रश्न होते हैं, गणित के 20 प्रश्न होते हैं और रीजनिंग के 20 प्रश्न होते हैं। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, झारखंड जीके होते हैं 30। तो आज से हमारे चैनल पे 30 क्वेश्चन, झारखंड के बेहतरीन 30 क्वेश्चन का एक सीरीज आएगा, जो प्रत्येक 2-3 दिन पे अपलोड होते रहेगा। तो आप इसका लाभ उठाइए, इस 30 क्वेश्चन को देखिए, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है जेएसएससी सीजीएल के, क्योंकि आप रीजनिंग और गणित तो कर लेंगे, लेकिन सामान्य ज्ञान और झारखंड सामान्य ज्ञान ये करना बहुत ज़रूरी है। और यहीं से सिलेक्शन डिसाइड होता है, इन्हीं 2 पॉइंट से आपका सिलेक्शन डिसाइड होता है। साइंस सेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, 20 प्रश्न। चलिए, तो इसको देखना ना भूलिएगा, आज शाम तक इस चैनल पे अपलोड हो जाएगा। आप रेगुलर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जब वीडियो अपलोड होगा इस चैनल पे आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आज का तीसरा प्रश्न है, झारखंड के किस जिले के मेडिकल कॉलेज में कोरोना की जांच के लिए प्रयोगशाला बनाया जाएगा? तो ऑप्शन है दुमका, हजारीबाग, पलामू, और इसका डी ऑप्शन है उपरोक्त तीनों। डी ऑप्शन क्या है? उपरोक्त तीनों। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, इसका सही आंसर है उपरोक्त तीनों, यानी दुमका, हजारीबाग, पलामू, तीनों जगह पे यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस में प्रयोगशाला बनाया जाएगा। फ्रेंड्स, चलिए, 3 जिलों का नाम आ गया है, तो मैं जिलों का गठन मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, उसे एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे मैं पहले बताया था मैं रांची का गठन कब हुआ था। तो रांची का गठन हुआ था 1899 में, और इसे मैं ट्रिक बताया था 99 और 55 से याद रखना है। और 1855 में क्या हुआ था? तो दुमका को राजधानी बना 99 में, और दुमका बना 55 में, ठीक है। और इसके अलावा हजारीबाग जो सबसे पहले जिला बना है, यह 1833 में बना है, इसे भी याद रखिए। और पलामू 1892 में बना था। आपको मैं 4 जिला याद करवा दिया। रांची 1899, दुमका 1855, हजारीबाग 1833 और पलामू 1892। और हाल ही में कल मैं बताया हूँ कि पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम कब बना है। तो पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम कब बना है फ्रेंड? तो 1990 में, याद रखिए, ये दोनों जिला इतना में बना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, आज का चौथा प्रश्न है, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू के नए एडीसी यानी सेक्रेटरी किन्हें बनाया गया है? तो ऑप्शन है मनोज रतन चौथे, चंदन झा, राजीव अरुण एक्का, सुखदेव सिंह। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है मनोज रतन चौथे। ये पहले सीआईडी के एसपी थे, अभी इन्हें द्रौपदी मुर्मू का सेक्रेटरी बनाया गया। इससे पहले चंदन झा थे, जो अभी बोकारो के एसपी बनाए गए, ठीक है। चलिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, एडीसी। एडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, ये डिफरेंट फुल फॉर्म है, इसे याद रखिए, एग्जाम में पूछेगा तो लोग इसे टिक करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो इसे क्या है? एड डे कैंप है, इसे याद रखिए। इसका मतलब ही होता है कोई बड़े पदवी के लोगों के सेक्रेटरी होना, ठीक है, उसके संरक्षक होना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, आईआईएम
कोझिकोड का थीम सॉन्ग बादलों में क्लास किनके द्वारा तैयार किया गया? बादलों में क्लास एक सॉन्ग है, वह किनके द्वारा तैयार किया गया? चूंकि यह झारखंड से बिलोंग करता था तो इसलिए मैं इस पर एक प्रश्न बना दिया। ऑप्शन है सजल, स्वाति, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर क्या है? उपरोक्त दोनों। सजल और स्वाति ने बादलों में क्लास नामक थीम सॉन्ग जो आईआईएम कोझिकोड का है इसे लिखा है या बनाया या तैयार किया है। ठीक है, चलिए आगे मैं बता दूं, बीआईटी मेसरा के पूर्व छात्रों व रांची के रहने वाले सजल व स्वाति ने मिलकर आईआईएम कोझिकोड की थीम सॉन्ग बादलों में क्लास को तैयार किया है। आज का छठा प्रश्न है फ्रेंड्स, हाल ही में बलराम दास का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे? ऑप्शन है राजनीति, लोक नृत्य, साहित्यकार और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक राजनीतिज्ञ थे जो झारखंड आंदोलन से जुड़े थे तथा झामुमो पार्टी से जुड़े थे। क्या नाम था इनका? एक बार फिर से देख लीजिए, बलराम दास का निधन हुआ है हाल ही। आज का सातवां प्रश्न है फ्रेंड्स, सड़क निर्माण की 20 परियोजनाओं के लिए नाबार्ड ने झारखंड सरकार को कितना धनराशि का कर्ज दिया है? ऑप्शन है 1025.53 करोड़, 236.92 करोड़, 500 करोड़ या 1500 करोड़। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1025.53 करोड़ रुपया नाबार्ड ने झारखंड सरकार को ऋण दिया। इसके अलावे पेयजल के लिए भी 236.92 करोड़ लोन नाबार्ड ने ही झारखंड को दिया। तो दोनों बातें आप ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ से एक अच्छा प्रश्न बन जाता है, फुल फॉर्म तो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इस फुल फॉर्म को आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स जब ग्रामीण विकास का, रूरल डेवलपमेंट का बात आ गया तो मैं आपको बता दूं वर्तमान में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो श्री आलमगीर आलम वर्तमान में झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री हैं। ठीक है, चलिए ये तो हुए आज के झारखंड करंट अफेयर। इसके अलावा मैं प्रत्येक वीडियो में 5 वैसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर शामिल करता हूं जो जेएसएससी एवं जेपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आप सरसरी नज़र से इन्हें भी देख लीजिए। आपको मैं बता दूं पहला आज का पहला पॉइंट है। चलिए क्या है आज का पहला पॉइंट? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून 2020 को मनाया गया। मतलब कि जो रेगिस्तान दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है तो उसे रोकने के लिए, उसके प्रति जागरूक करने के लिए क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट जो 17 जून को मनाया गया। ठीक है, इसके अलावा बता दूं मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया। अब जो उत्तर प्रदेश का बात आ गया तो कुछ बातें उत्तर प्रदेश का देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। और यहाँ वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। चलिए आगे एक पॉइंट देखते हैं। हाल ही में फेसबुक ने गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर बाल यौन शोषण से निपटने के लिए प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट अभियान शुरू किया है। कौन सा अभियान? तो प्रोजेक्ट प्रोटेक्ट अभियान शुरू किया है। किसने? तो फेसबुक ने माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मिलकर। चलिए फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ये वैसे 3 पॉइंट हैं जहां से इनके सीईओ अक्सर पूछे जाते हैं। तो फेसबुक के सीईओ कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग। गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। और माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है? सत्या नडेला। तो अच्छी बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पे 2 लोग ऐसे हैं जो हमारे भारत से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। संतोष झा को बेल्जियम में भारत का राजदूत अपॉइंट किया गया। किन्हें अपॉइंट किया गया? तो संतोष झा को बेल्जियम में भारत का राजदूत ज्वाइंट अपॉइंट किया गया। चलिए बेल्जियम का नाम आ गया तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए कि हाल फिलहाल मैं इसी सीरीज में बेल्जियम के बारे में क्या बताया था। तो आपको बताया था कि हाल ही में फीफा ने फुटबॉल की रैंकिंग जारी की है जिसमें बेल्जियम को पहला स्थान मिला। क्या मिला बेल्जियम को? पहला स्थान। और जब बेल्जियम का बात हुआ है तो इसका राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है। और यहाँ का मुद्रा क्या है? तो यूरो है। तो ये 3 बातें भी आप याद रखिए। फ्रेंड्स आगे मैं बता दूं सखरियार मामेदिरोव जो अजरबैजान के हैं ने शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। क्या है चैंपियनशिप? तो शारजा ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप कौन जीते हैं? तो सखरियार मामेदिरोव। इसे भी याद रखिए। ठीक है, अब चलिए अजरबैजान के ये रहने वाले हैं तो अजरबैजान देश के बारे में देख लेते हैं। यहाँ का मुद्रा है, मुद्रा क्या है? मनात।
और यहाँ की राजधानी क्या है, तो बाकू। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए फ्रेंड्स, तो मैंने पिछले वीडियो में आपसे एक प्रश्न पूछा था और मैं काफ़ी खुश हूँ कि एक्सट्रीमली थैंक यू कहना चाहूँगा सबों को, क्योंकि आपने काफ़ी डिटेल में कमेंट बॉक्स में आंसर लिखा है। मुझे काफ़ी खुशी मिलती है कि मेरे द्वारा जो पहल की जा रही है उसमें आप जुड़ रहे हैं तथा मेरा मनोबल आप ऊंचा कर रहे हैं। चलिए, तो प्रश्न था फ्रेंड्स, फेम इंडिया मैगजीन और एशिया पोस्ट ने सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2020 के 50 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की थी। इसमें हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कौन सा रैंक मिला था, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। तो इसका ऑप्शन था 10, 11, 12 और 13। तो चलिए, जो मित्र हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं उन्हीं के एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं। तो ये हैं तराना परवीन। चलिए, इन्होंने आंसर दिया है। आंसर क्या है, तो आंसर है 12। और इसके अलावा इन्होंने बताया कि नंबर 1, ये सब बातें भी मैं पूछ रखा था, इन्होंने बताया नंबर 1 पोजीशन पीएम मोदी को मिला है, नंबर 2 योगी आदित्यनाथ, नंबर 3 अमित शाह, नंबर 4 हमारे रतन टाटा और नंबर 5 मुकेश अंबानी जी। और हमारे मुख्यमंत्री क्या में पोजीशन पे हैं, तो 12वें पोजीशन पे हैं, जो अरविंद केजरीवाल और सीएम नीतीश कुमार से भी आगे हैं। इसके अलावा राजू यादव जी ने ही काफ़ी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दिया है। इनसे मैं कुछ और प्रश्न पूछ रखा था, सबों से पूछा था, पर इन्होंने आंसर किया है इसका, जिसे है कि WHO। चलिए, इसे मैं पढ़ देता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छा इन्फॉर्मेटिव है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यह कब इस्टेब्लिश हुआ था फ्रेंड, तो 7 अप्रैल 1948 को। कब इस्टेब्लिश हुआ था, 7 अप्रैल 1948 को। इट इज़ यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसी, इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसके प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, तो टेड्रस एडनम। चलिए, इसे याद रखिए, टेड्रस एडनम। ठीक है, इसके अलावा मैं बीच में एक प्रश्न में पूछा था कि ICICI का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है फ्रेंड्स, याद रखिए, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इट इज़ फर्स्टली इस्टेब्लिश इन जून 1994 में यह बना था ICICI बैंक। और कहाँ बना था, बड़ोदरा, गुजरात में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है फ्रेंड्स, मुंबई में। और इसके अभी प्रेजेंट CEO कौन है, तो संदीप बख्शी हैं। ठीक है, और फेम इंडिया मैगजीन वाला तो मैं अभी डिस्कस कर चुका हूँ कि मुख्यमंत्री को 12वां स्थान मिला था। इसके अलावा नीलम वर्मा जी भी काफ़ी अच्छा एक्सप्लेनेशन देती हैं, इनके इसके लिए इन्हें शुक्रिया। आप इसे पढ़ लीजिए, अच्छा है, इन्फॉर्मेटिव है, टू द पॉइंट है, सबसे बड़ी बात। चलिए, तो इसी प्रकार आपके लिए आज फिर से है एक बेहतरीन क्वेश्चन ऑफ द डे में। इसका भी आंसर आप इसी तरह दीजिए और डिटेल में दीजिए। प्रश्न है, हाल ही में फीफा ने विश्व के सभी देशों का फुटबॉल रैंकिंग जारी किया है, तो आप बताएं हमें कि भारत को इसमें कौन सा रैंक मिला है। अब देखिए, आपको बताने क्या है कमेंट बॉक्स में, 2-3 पॉइंट बताने। पहला, कि भारत का फीफा में सबसे टॉप रैंक क्या रहा है, और सबसे लोवेस्ट रैंक क्या रहा है, और अभी वर्तमान में उसका रैंक क्या है। ठीक है, और ये तीनों बातें ऑप्शन में लिख रखा हूँ, बस आपको एक्सप्लेन कर देना है कि सबसे लोवेस्ट रैंक इंडिया का दिस है, हाईएस्ट रैंक दैट है, और वर्तमान में यह रैंक है। ठीक है, फीफा का फुल फॉर्म भी लिख दीजिए, काफ़ी अच्छा होगा। चलिए, तो इसका आंसर आप डिटेल में दीजिए कमेंट बॉक्स में, क्योंकि आप जो चीज़ें डिटेल में लिख देते हैं उससे आपको बेनिफिट यह होता है कि आपको वह चीज़ें याद हो जाती है, साथ ही साथ जो कमेंट पढ़ते हैं उन्हें भी रिवाइज हो जाता है, यानी मेरा भी रिवीजन हो जाता है। ठीक है, चलिए, ये हमारे चैनल पे उरांव संस्कृति झारखंड के 32 जनजातियों पे लगातार वीडियो बनाया जा रहा है, उसी में एक उरांव संस्कृति पे वीडियो बना के डाला गया है। आने वाले वीडियो में जनजाति के बारे में बताने के साथ साथ 30 या 20 प्रश्न होंगे, जो या तो उस जनजाति से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछ रखे हैं या आगे एग्जाम में पूछे जाने की उनकी प्रबल संभावना होगी, वैसे क्वेश्चन भी ऐड किए जाएंगे। तो आप चैनल पे जुड़िए। और एक वन मोर थिंग फ्रेंड्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और आपके लिए तरह तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं बना के लाते रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, it's me, you can follow me on Instagram and Twitter, and any query related to your career या your preparation you can ask me। मैं अपने स्तर से आपके प्रश्न का आंसर देने का कोशिश करूँगा। ये हमारे चैनल पे बिरसा मुंडा जी का बायोग्राफी बन चुका है। इसके अलावा वर्ल्ड डोनर डे पे ब्लड को डिटेल में बताया गया, भारत के राष्ट्रीय फल से संबंधित प्रश्न बताए गए हैं, राष्ट्रीय फल पुष्प वगैरह जितने भी जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनके बारे में बताएंगे। ये हमारे सोशल मीडिया हैंडलिंग्स है फ्रेंड्स, आप हमें हर जगह फॉलो कर सकते हैं। और ख़ास हमें आप टेलीग्राम पे फॉलो कीजिए, टेलीग्राम पे जाइए
टेलीग्राम स्टडी फॉर गोल्स सर्च कीजिए और वहाँ पे जुड़िए और डेली पीडीएफ का भी लाभ उठाइए। तो फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम। जय हिंद एंड जय भारत।